हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल गुड। आज हमारा केमिस्ट्री का जो सरफेस केमिस्ट्री का है वो 9th लेक्चर है और यहाँ पर ऑलमोस्ट लगा लो हम लोग कंप्लीट पे ही हैं। ठीक है कि हमारे पास इमल्शन बचा था और थोड़ा सा एंजाइम्स बचा था। इसके अलावा आपके पास लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आता है एक, जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ही आपके पास एक रेशो में था। उसके कुछ रिजल्ट्स हैं वो आपको याद करने हैं और ऐसे ही जेल, इलास्टिक जेल, इन पे कुछ है वो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, तो वो एक बार लाइन टू लाइन जरूर पढ़ लेना। ठीक है, और फिर भी अगर ऐसा लगता हो कि हाँ उसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो मुझे बता देना, मैं फिर भी इसका एक्सप्लेन कर दूंगा। वो थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव में आता है तो उसके लिहाज से आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखिए, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास क्या है, वो है एंजाइम्स। अब एंजाइम्स ये लगभग बायोलॉजिकल है और इसके बारे में ऑलमोस्ट बातें हम लोग पहले जानते हैं कि एंजाइम्स क्या था। तो आपने पढ़ा था एंजाइम्स एज ए कैटलिस्ट, कल हमने यही छोड़ा था। और अगर हम लोग एंजाइम्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि एंजाइम्स आपके पास एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक कैटलिस्ट है, जिसको अगर आप लोग डेफिनेशन के तौर पर अगर कहते हो तो सिर्फ आप लोग इतना बताते हो कि सर अगर आप लोग एंजाइम्स डिफाइन कर रहे हो तो हम लोग एंजाइम्स को सिर्फ इतना ही लेके चलते हैं कि द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड ऑल एंजाइम आर द ग्लोबल प्रोटीन। यानी सारे एंजाइम्स आपके पास एक ग्लोबल प्रोटीन होते हैं। दूसरा आपके पास नाइट्रोजीनियस बेस कंटेन करते हैं, हाई मोलिकुलर मास कंटेन करते हैं, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, एंजाइम्स कहलाते हैं। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस से मतलब हो गया आपके पास किसी भी रिएक्शन में ये किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। हालांकि बायोलॉजी वालों को तो मुझसे अच्छे से ज़्यादा पता होगा कि बायोलॉजिकल एंजाइम्स क्या होते हैं, फिर भी हमने कुछ 2-4 एग्जाम्पल लिखे हैं जो आपके पास एंजाइम्स को क्लियर करते हैं कि अगर आप लोग मेरे पास केन शुगर है और इसका मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूँ कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, तो आपके पास पता है कि मेरे पास इन्वर्टेज यहाँ पर क्या यूज़ होगा, एक एंजाइम्स की तरह यूज़ होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज को अगर हम लोग इसमें अल्कोहल में चेंज करते हैं तो आपको पता है कि हम लोग जिसका जाइमेस का यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास फिर केन शुगर को हाइड्रोलिसिस कराते हैं और हम लोग ग्लूकोज के अंदर चेंज करते हैं तो माल्टेज आपके पास पता है। ऐसे ही हमें पता है कि प्रोटीन को हम लोग किस में चेंज करते हैं, पेप्टाइड में, तो पेप्सिन है। अगर प्रोटीन को ही अमीनो एसिड में चेंज करते हो तो ट्रेप्सिन का इस्तेमाल करते हो। तो ये कुछ एंजाइम है, बायोलॉजिकल एंजाइम्स है। हालांकि अपने को इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है हमारे पास, या तो हायर क्लासेस के अंदर जब एंजाइम्स हम लोग रियल में पढ़ते हैं तब वहाँ जाके इसके हम लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह भी करते हैं और देखते भी हैं किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ फिलहाल तुम्हारे को आपके पास 2-4 बायोलॉजिकल एक्टिविटी के तौर पे इसको याद रखना है कि भाई हमने कोई एंजाइम्स पढ़े थे, तो वो आपको किताब में भी टेबल दे रखे हैं, एनसीईआरटी में भी दे रखे होंगे, तो वहाँ से आप लोग टैली कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एंजाइम्स की अगर बात करते हैं कि एंजाइम्स आपके पास और कौन कौन से मिलते हैं, तो वहाँ भी आप एंजाइम्स के बारे में इनको डिफाइन कर सकते हो। बाकी बुक से जितने आपको रिजल्ट मिलते हैं एंजाइम्स के ऊपर वो आप लोग जरूर टैली करके चलोगे। तो पहली बात, एंजाइम्स आपके पास कैटलिस्ट की तरह कैसे बिहेव करता है वो बातें इन एग्जाम्पल से आप लोग टैली कर सकते हो। अगर इन एग्जाम्पल को हटा दिया जाए और अगर हम लोग आते हैं टॉपिक्स के अंदर कि भाई सर टॉपिक क्या कहते हैं एक्चुअल में, तो आइए टॉपिक क्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करती है कि भाई एंजाइम्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स कि एंजाइम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिसिटी की। आपको पता है अभी हमने जब रिएक्शन लिए थे तो कुछ ऐसे रिएक्शन थे जो आपके पास सिमिलर भी थे पर उसके एंजाइम्स आपके पास डिफरेंट थे। तो बहुत सारे स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए ही पर्टिकुलर यूज होते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं है कि एक ही एंजाइम्स को हम लोग डिफरेंट रिएक्शन में इस्तेमाल कर लें। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए किसी पर्टिकुलर एंजाइम्स का ही यूज होना स्पेसिफिसिटी कहलाती है। ऐसी अगर आप बात करते हो, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आप लोग थोड़ा बहुत रफली एक बार एनसीईआरटी से टैली कर सकते हो। एफिशिएंसी की बात करते हो तो जनरली एफिशिएंसी के अंदर आपके पास क्या आएगा, एफिशिएंसी में आप शो कर सकते हो कि सर आपके पास जनरली अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि इज वेरी एफिशिएंट, यानी आपके पास जो एंजाइम्स है बायोलॉजिकल एंजाइम्स वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास एफिशिएंट होते हैं, मतलब कम अमाउंट में ही आपके पास उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है यानी रिएक्शन को कराने की जो एक कैपेबिलिटी है वो आपके पास बहुत ज़्यादा होती है। दैट मीन्स एफिशिएंसी। अगर आप बात करते हो किसके, सर स्मॉल क्वांटिटी की, तो आपको पता है कि स्मॉल क्वांटिटी भी आपके पास किसी रिएक्शन को कंप्लीट कर सकती है। लाइक आप लोग जब दूध को दही में जमाते हो या दूध को जब दही में कन्वर्ट करते हैं तो छोटा सा अमाउंट यहाँ पर उसमें स्पून या हाफ ऑफ स्पून आप लोग यूज़ करते हो उस दही का, जिसको आप लोग वापस किस में यूज़ कर देते हो कि भाई मिल्क को कर्ड में आपके पास कन्वर्ट कर दे। दैट मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ आपके पास क्या होगा, जो क्वांटिटी है कैटलिस्ट के एंजाइम की वो भी आपके पास वर्क कर सकते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच की बात करोगे तो आपको पता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं
तो भाई रूम टेम्परेचर, ह्यूमिड बॉडी टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और अगर टेम्परेचर की बात, सॉरी पीएच की बात करते हैं तो 7.4 होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप बात करते हो सर ऑप्टिमम टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि भाई आपके पास कुछ एंजाइम्स भी ऐसे एक्सेलरेट करते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को भी क्या करते हैं, लो करते हैं। और एंजाइम एक्टिविटी दिखाने के लिए जनरली आपके पास जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 298 केल्विन से लेकर 310 केल्विन तक, और जो पीएच होना चाहिए वो आप पाओ 5 होना चाहिए। तो ये थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म्स हैं जो आपको बायोलॉजी में पढ़ने में आपको मिलते भी होंगे, वहाँ आप लोग टैली कर सकते हो। एक आता है कोएंजाइम्स। तो कोएंजाइम्स कौन से होते हैं, जो आप लोग के पास डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, जो जनरली आपके पास किसकी तरह एक्ट करते हैं, कोएंजाइम्स की तरह। हम लोग इसको वहाँ पे पढ़ेंगे, कहाँ पे, आपके पास लास्ट यूनिट में, जो हम लोग जहाँ पर ये पढ़ते हैं, सॉरी केमिस्ट्री ऑफ लाइफ पढ़ते हैं, जहाँ मेडिसिन्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ भी आप लोग एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करोगे। तो वहाँ पे एक मिलेंगे सर कोएंजाइम्स क्या होते हैं। तो एक्टिविटी ऑफ सर्टेन एंजाइम इंक्रीज द प्रेफरेंस एंड सर्टेन सब्सटेंस, उसको हम लोग जनरली बोलते हैं कोएंजाइम्स। तो कोएंजाइम्स से आप लोग सोडियम पॉजिटिव को ले सकते हो, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव को ले सकते हो, आपके पास जिंक 2 पॉजिटिव को लिख सकते हो। ये लाइक आपके पास क्या हो जाएंगे, कोएंजाइम्स होंगे। फिर अगर बात करते हैं सर मैकेनिज्म की, किसकी, तो लॉक की अरेंजमेंट। बायोलॉजी में सबसे फेमस आपके पास है, जब एंजाइम्स पढ़ते हो तो वहाँ पर एक वर्ड आता है लॉक की अरेंजमेंट, कि आपके पास लॉक एंड की अरेंजमेंट मैकेनिज्म या लॉक की मैकेनिज्म हम लोग शो करते हैं किसी भी एंजाइम्स के लिए। तो आपने देखा होगा हम लोग जब लॉक की अरेंजमेंट शो करते हैं तो किसी पर्टिकुलर एंजाइम्स के लिए सब्सट्रेट का इस्तेमाल करते हो, जो आपके पास क्या करती है, जैसे हमारे पास कोई भी एंजाइम्स होगा, इसके लिए हम लोग कोई सब्सट्रेट यूज करेंगे, वो आपके पास क्या देगा, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। और फिर इसको कन्वर्ट करने के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करते हो, एंजाइम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो, जो कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस डिवीजन उसको किसमें चेंज कर देता है। जैसे मेरे पास ये बना था, इसके साथ हम लोग एंजाइम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं ये, और ये आपके पास क्या दे देता है, तो इसमें हम लोग बनाते हैं कि एंजाइम्स आपके पास अलग और प्रोडक्ट आपके पास अलग निकल जाता है। तो ये एंजाइम्स जहाँ से वर्क करके आया है वहाँ से आपके पास अलग निकल जाता है, जिसको आप लोग लॉक की अरेंजमेंट बोलते हैं। और आपके पास पता है लॉक की अरेंजमेंट का मतलब, हर ताले की अपनी एक चाबी होती है, हर ताले की अपनी एक चाबी होती है, यानी हर पर्टिकुलर रिएक्शन का एक अपने पर्टिकुलर कैटलिस्ट होगा जो उसके रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने में इस्तेमाल हो रहा होगा। दैट मीन्स लॉक की अरेंजमेंट। बात समझ में आ गई। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपने रिएक्टेंट लिया आर और उसको चेंज कर दिया प्रोडक्ट के अंदर और बोल दिया कि सर यहाँ से प्रोडक्ट बन गया। सबसे मेन रोल प्ले करेगा कहाँ, कौन, जो यहाँ पर कैटलिस्ट होगा। वो हो सकता है कि वो आपको इंटरमीडिएट फॉर्म में लेकर आए कि इस तरह से, हालांकि ऑर्गेनिक के अंदर जब आओगे तो मैं इसको बिल्कुल अच्छे से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये आपके पास क्या होगा, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपके पास, ये वाला फॉर्म, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्म में लिखेंगे। दैट इज लॉक की अरेंजमेंट। या आप कह सकते हो कि अगर आप इसको दिखाते भी हो तो जैसे बुक में जनरली इस तरह से दिखाते हैं, जब लॉक की अरेंजमेंट दिखाते हैं तो ये आपके पास ऐसे दिखाते हैं और यहाँ पर आपके पास कोई की दिखाते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसको जनरली कहा जाता है क्या, लॉक की अरेंजमेंट। जैसे आप लोग यहाँ पे शो करते हो तो हम लोग सर इस तरह से शो कर सकते हैं, ये आपके पास यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज लॉक की अरेंजमेंट। तो ऐसा भी है कि आप लोग लॉक की अरेंजमेंट सब लोग जानते हो, तो ज़्यादा हमारे यहाँ पर कितना कोई यूज़ होने वाला नहीं है। बस इतना याद रखना है कि हर पर्टिकुलर एंजाइम्स की जो रिएक्टिविटी है या पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए जो आप एंजाइम यूज़ कर रहे हो वो डिफरेंट होंगे। दैट इज लॉक की अरेंजमेंट, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि आपका लॉक की अरेंजमेंट किस तरह से हम लोग एंजाइम्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि ब्लॉक कर। हाँ, बायोलॉजिकल अगर एक्टिविटी की बात करते हैं, बायोलॉजिकल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फिर एंजाइम्स में कुछ ज़्यादा भी हम लोग बता सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ लॉक की अरेंजमेंट, एक पर्टिकुलर रिएक्शन को लेके आप उसको बता सकते हो कि इसमें कौन से एंजाइम्स, कौन से सब्सट्रेट इन द सेंस रिएक्टेंट से है, बस समझ में आ गई। और फिर फाइनली प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये चीज़ें आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगी, लॉक की अरेंजमेंट को। अब हम लोग जो जिक्र कर रहे हैं वो हमारा आता है इमल्शन। तो इमल्शन आपके पास क्या था, तो आपने रिप्रेजेंट किया था सर, अगर आप इमल्शन की बात करते हो तो इमल्शन हमने कहा था कि टू लिक्विड मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्शन। लिक्विड मिक्सचर को आप लोग क्या बोलते थे, इमल्शन। कि भाई आपके पास डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम अगर दोनों ही लिक्विड हो जाए तो उसको हम लोग नाम देते थे किसका, इमल्शन का। बस समझ में आ गई। इसके अलावा देखिए इमल्शन से पहले भी आपके पास क्या मिलेंगे, चलो उसमें हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो इमल्शन का अगर आप जिक्र करते हो सर, इमल्शन क्या है, तो इमल्शन में टू लिक्विड मिक्सचर आर कॉल्ड इमल्शन। इमल्शन जनरली टू टाइप्स के होते हैं, ऑयल इन वाटर, ठीक है, और वाटर इन ऑयल।
दो टाइप के आपके पास इमल्शन मिलेंगे, जिसको हम लोग लिखते हैं OW और WO। ये आपके पास दो इमल्शन होते हैं। सबसे पहली बात आपसे पूछी कि इमल्शन क्या होता है, आपने बता दिया सर इमल्शन आपके पास क्या होता है। इस दो लिक्विड मिक्सचर को आप लोग जनरली किसका नाम दे रहे हो, इमल्शन का नाम दे रहे हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर आपके पास इमल्शन में आप लोग किस किस का नाम लेके चलते हो, तो जनरली आपके पास ऑयल इन वाटर की बात करोगे तो आप लोग वहाँ पर किसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो। या अगर हम लोग बात करते हैं किसके अंदर कि वाटर इन ऑयल की, तो कॉड लिवर ऑयल नाम सुना होगा आपने। किसकी बात कर रहा हूँ, कॉड लिवर ऑयल, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो मिल्क से लेकर आपने वेनिस क्रीम का नाम सुना होगा। तो ये एग्जांपल होते हैं जनरली जस्ट आपके पास किसके, कि इमल्शन के। तो सबसे पहली बात इमल्शन क्या होता है, तो आपको पता लग गया सर इमल्शन हम लोग दो लिक्विड मिक्सचर को बोलते हैं जिसका नाम क्या होता है, इमल्शन होता है। तो दो लिक्विड मिक्सचर कौन से होते हैं, तो आपको याद होगा हमने एक बीकर लेके यहाँ पर वाटर था और मान लीजिए हमने यहाँ ऑयल मिक्स कर दिया, तो ऑयल आपके पास ये थे, तो नंबर ऑफ फेज में हमने इसको क्या कहा था, हेट्रोजीनियस, याद है, हेट्रोजीनियस हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। और हेट्रोजीनियस से अगर हम लोग कैटेगरी करते हैं तो आपको पता है ऑयल इन वाटर का कॉम्बिनेशन आता था। फिर यहाँ पर आप लोग दो चीज डिफाइन करते थे सर, वाटर, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। तो एग्जांपल वाटर इन ऑयल का करोगे तो कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल जो आता है आपके पास, उसका एग्जांपल दे सकते हो, या आपके पास कोल्ड क्रीम का एग्जांपल दे सकते हो। आपके पास अगर हम लोग इनकी बात करते हैं कि ऑयल इन वाटर की, तो आपके पास मिल्क हो गया, वेनिश क्रीम हो गए, इनका आप लोग एग्जांपल दे सकते हो कि सर आपके पास ये पर्टिकुलर एग्जांपल हो जाएंगे किसके, इमल्शन के। आगे चलते हैं, तो इन्होंने कहा सर चलो इमल्शन तो हम लोग जानते हैं, एक वर्ड आएगा इमल्सीफाइंग एजेंट क्या होते हैं, क्या बोल रहा हूँ, इमल्सीफाइंग एजेंट। आपसे पूछा जाएगा सर इमल्सीफाइंग एजेंट क्या होते हैं, क्या नाम दे रहा हूँ, इमल्सीफाइंग एजेंट, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले एक नंबर में सर इमल्सीफाइंग एजेंट क्या होते हैं, तो आपको क्या बताना है, तो आप वहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो कि सर आपके पास द सब्सटेंस दस यूज्ड या द सब्सटेंस दैट स्टेबलाइज द इमल्शन आर कॉल्ड इमल्सीफाइंग एजेंट। कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि इमल्सीफाइंग एजेंट होते क्या हैं, तो हम लोग वहाँ एग्जांपल दे सकते हैं कि किसी का भी एग्जांपल आप ले सकते हो, पर्टिकुलर शॉप में भी ले सकते हैं कि भाई जो इमल्शन को स्टेबलाइज करे, क्या बोल रहा हूँ मैं, इमल्शन को स्टेबलाइज करे, द स्टेबलाइज ऑफ इमल्शन, स्टेबलाइज ऑफ इमल्शन, ठीक है, वो आपके पास क्या होंगे, स्टेबलाइजिंग एजेंट, या आपके पास कह सकते हैं क्या, इमल्सीफाइंग एजेंट। जैसे आपके पास सॉप सॉल्यूशन, प्रोटीन, गम, अरेबिक, या आपके पास अगर सॉल्यूशन, इनको अगर स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सॉप सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो आपके पास क्या हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर इमल्सीफाइंग एजेंट। तो एक नंबर में आएगा कि इमल्सीफाइंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बताना है, उसको सिर्फ ये बताना है कि सर आपके पास ऐसा सब्सटेंस जो इमल्शन को स्टेबलाइज करता हो, दैट इज इमल्सीफाइंग एजेंट, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हो, छोटे छोटे टर्म से ध्यान रखना। इसके बाद एक वर्ड आता है आपके पास डी इमल्सिफिकेशन, क्या होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, डी इमल्सिफिकेशन। कि सर ये डी इमल्सिफिकेशन क्या होता है, आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो डी इमल्सिफिकेशन को। तो आप कह सकते हो कि सर आपके पास एक प्रोसेस है जहां सेपरेशन है किसका, कांस्टेंट ऑफ लिक्विड ऑफ एन इमल्शन। कि भाई दो लिक्विड पार्ट को, यानी ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, अगर आप इनकी बात करते हो, इसको अलग करने के लिए जिस भी मेथड का इस्तेमाल करेंगे उसको क्या बोलते हैं, डी इमल्सिफिकेशन। जैसे हमने ऑयल, सरसों का तेल ले लिया और इसमें पानी डाल दिया, आपसे उसको मिक्सी में मिला दो, भाई इमीडिएट तो अलग होगा नहीं, पर आप उसको 24 घंटे के लिए अगर रख देते हो तो दोनों चीज सेपरेट हो जाएंगे ऑटोमेटिक आपके पास, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग उनको अलग करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी एजेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको, या किसी प्रोसेस को बोलते हैं, उसको बोलते हैं डी इमल्सिफिकेशन। तो एक नंबर में पूछा जाएगा व्हाट इज डी इमल्सिफिकेशन, तो आप कहोगे सर सेपरेशन ऑफ लिक्विड इन इमल्शन, आर कॉल्ड, हमने नाम दिया किसको, डी इमल्सिफिकेशन का। किसका नाम दिया है, डी इमल्सिफिकेशन का। तो आप लोग ऐसे कई मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो जिसको हम लोग डी इमल्सिफिकेशन में यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास 3-4 मेथड आते हैं। तो आता है माइक्रोस्कोपिक मेथड, कंडक्टेंस मेथड और आपके पास डाई मेथड। कि अगर आपसे कोई पूछ ले सर डी इमल्सिफिकेशन के लिए मेथड, तो 3 मेथड को याद रखना है, आप लोग जनरली पढ़ लेना है। एक तो डाई मेथड मिलेगा आपके पास, ठीक है, जिससे हम लोग दो लिक्विड मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। एक आपके पास मिलेगा माइक्रोस्कोपिक मेथड, ठीक है, और एक मिलेगा आपके पास कंडक्टेंस मेथड। क्या बोल रहा हूँ, कंडक्टेंस मेथड। हालांकि इतना कोई यूज नहीं है इसका, पर फिर भी आपको एक अपने जनरल नॉलेज के लिए आपको याद रखना है कि भाई डाई मेथड क्या है, आपके पास कंडक्टेंस मेथड क्या है, या आपके पास
अगर हम लोग बात करें माइक्रोस्कोपिक मेथड क्या है, तो अगर आप माइक्रोस्कोपिक मेथड की बात करोगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ गिव इमल्सन एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर इज एडेड एंड वाटर इज मिक्स्ड टू कंप्लीटली इमल्सन ऑयल इन वाटर एंड लाइकवाइज। तो आपके पास कहते हैं कि भाई इसको हम लोग क्या करते हैं कि भाई एक ऑयल टेस्टेड ड्रॉप से हम लोग इसको दिखाते हैं और इसको हम लोग मिसिबिलिटी को किससे देख लेते हैं, जैसे सिर्फ आपके पास इसमें ऑयल इन वाटर का मिक्सचर ले लेते हैं, ठीक है, और फ्यू ड्रॉप डालते हैं। एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा पानी होता है, थोड़ा सा आपके पास वाटर होता है, इसको हम लोग मिक्स करके और फिर क्या करते हैं माइक्रोस्कोप से इसको मेजर करते हैं। तो दैट इज माइक्रोस्कोपिक आपके पास मेथड है। ऐसी कंडक्टेंस मेथड में करोगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। डाई मेथड की बात करोगे तो हम लोग डाई का इस्तेमाल करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे मेथड्स का आप लोग याद रख सकते हो कि डाई मेथड आपके पास क्या होंगे, माइक्रोस्कोपिक मेथड क्या है, कंडक्टेंस मेथड क्या है। तो इनका बच्चों आपको ना ध्यान रख के चलना है कि अगर कंडक्टेंस मेथड की बात करता है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इमल्शन के लिए ऐड कर रहे हो तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑयल इन वाटर की बात करोगे वहाँ पे डाई मेथड का यूज कर रहे हो तो कोई आपके पास ऑयल सॉल्युबल डाई का इस्तेमाल करोगे, जो आपके पास किस में होगा, इमल्शन में यूज होगा, ऑयल सॉल्युबल डाई का। तो ये छोटे छोटे टर्म्स है, अगर डीमल्सिफिकेशन पूछता है तो इन तीन मेथड से आप लोग इनको अलग कर सकते हो। सिंपल मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है, हायर क्लास में जब एमएससी वगैरह में जाओगे तो इन मेथड के बारे में हम लोग वहाँ पे डिस्कस भी करेंगे कि इमल्सिफिकेशन को अलग करने के लिए आप लोग किन किन मेथड को जानते हो। दूसरा टर्म्स अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपके पास एक टर्म्स और मिलता है छोटा सा कि सरफेक्टेंट क्या होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, सरफेक्टेंट, SURFACTANT, सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट क्या होता है, तो आप कहोगे सर आपके पास ऐसा कंपोनेंट या ऐसा आपके पास सब्सटेंस जो सरफेस टेंशन को, किसी लिक्विड की सरफेस टेंशन को क्या कर दे, कम कर दे। कहता है ऐसा सब्सटेंस जो कहते हैं ना लोअर द सरफेस टेंशन, लोअर द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, वे किसी लिक्विड की सरफेस टेंशन को जो कम कर दे एंड इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया को बढ़ा दे और सरफेस टेंशन को क्या कर दे, कम कर दे, दैट इज कॉल्ड सरफेक्टेंट। जैसे सोप सॉल्यूशन हो गया, साबुन जो है वो क्या करता है, पानी की जो आपके पास सरफेस टेंशन है उसको क्या करता है, कम करके उसकी सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिसके कारण क्लीनिंग एक्शन आपके पास क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि आपके पास उसमें मिल जाएगा, एडिशनल नॉलेज में मिलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि एनसीईआरटी इसको कंसीडर नहीं करती, पर फिर भी हम लोग लेके चलेंगे भाई सरफेक्टेंट एक्चुअल में होता क्या है। तो आपको याद रखना है लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ आपके पास सॉल्यूशन, उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो दैट मीन्स सरफेक्टेंट। और अगर आप बात करते हो डिटर्जेंट का, तो डिटर्जेंट भी आपके पास क्लीनिंग एक्शन है बाय द सरफेस एरिया या सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज लोअर, या आप कह सकते हो लोअरिंग ऑफ। अगर मैं डिटर्जेंट की बात करूं यहाँ पे डिटर्जेंट, कि डिटर्जेंट की अगर बात करते हो तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलता है, ये भी आपके पास सरफेस टेंशन को क्या करता है, डिक्रीज करता है एट द लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड आर कॉल्ड, आपके पास क्या होगा, ये दोनों का एक ही काम है सरफेक्टेंट का। यानी हमारे पास जो डिटर्जेंट है, आपने देखा होगा कि हार्ड वाटर के अंदर भी आपके पास डिटर्जेंट वर्क करता है। तो क्यों करता है, क्योंकि वो आपके पास उसकी सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है, जिससे क्लीनिंग एक्शन क्या होती है, आसान हो जाती है, दैट मीन्स डिटर्जेंट। और अगर आप सरफेक्टेंट की बात करोगे तो सरफेक्टेंट का भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करते हो तो आपके पास दो टर्म्स और मिलते हैं, देखो कौन कौन से। अगर इसके अलावा हम बात करते हैं तो एप्लीकेशंस मिलेंगे आपके पास, क्या मिलेंगे, ये देखिए ये हमारे पास टर्म्स है जिसमें हमने पढ़ा स्पेसिफिसिटी। एप्लीकेशंस मिलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के, क्या मिलेंगे एप्लीकेशंस कोलाइडल सॉल्यूशन के, कि भाई कोलाइडल सॉल्यूशन के आपके पास क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। एप्लीकेशंस की अगर बात करोगे तो हम लोग कह सकते हैं सर यूजेस। अगर आप एप्लीकेशंस की बात करते हो, एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो आप लोग कह सकते हो सर यूजेस की बात हो सकती है इसके। तो एक तो ये टर्म्स याद रखने हैं कि इसके छोटे मोटे जितने यूज होंगे ना, जैसे मेडिसिन में, डेल्टा फॉर्मेशन में, कि भाई अगर आपको इससे कह दें कि फर्स्ट यूज, तो आपसे जितना ध्यान रखना, तो मेडिसिन जितने होते हैं उसमें सब में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन का। डाइज हो गई, आपके पास डेल्टा फॉर्मेशन हो गया, डेल्टा फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर केसेस के अंदर आप लोग जो यूज कर रहे हो वो हमारे पास क्या है, डेल्टा फॉर्मेशन हो गया आपके पास, कि क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप हो गया,
आपके पास ब्लू कलर ऑफ स्काई हो गया, यहाँ जैसे हम लोग लिखते हैं ब्लू कलर ऑफ स्काई की बात करोगे तो ये थोड़े थोड़ा ना यूजेस हैं, तो जिसको आपको ना टैली करके चलना है। 8-10 यूजेस दे रखे हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन के क्या यूजेस होते हैं, किस तरह से उसको टैली किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ना आप ध्यान रखोगे, ताकि आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना। ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आप प्रदीप जेआरबी इनका इस्तेमाल करो या बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव बुक का इस्तेमाल करो, क्योंकि थियोरेटिकल पोर्शन जितना है ना हमारा, अगर हम उसको एनसीईआरटी से पर्टिकुलर लेके चले तो हमें कभी दिक्कत नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। एनसीईआरटी से अगर आप लेके चलोगे ना, क्योंकि देखो छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा नहीं है, इमल्सन में कोई आपके पास महाभारत नहीं था। आपके पास कैटलिस्ट की अगर बात करते हैं, जैसे मान लो जियोलाइट के बारे में कोई पूछ लेता है, तो कई बार होता है कि जियोलाइट के बारे में लोग ज़्यादा स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लेते हैं, तो ट्रंकॉइड स्ट्रक्चर होता है उसके जनरली, ठीक है। और आपके पास एक जियोलाइट जो है ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब आपके पास जनरली हम लोग किसकी बात करते हैं, जैम स्टोन की बात करते हैं, वहाँ से लिया गया है। तो ऐसे थोड़े से बस वर्ड जो है ना आपको टैली करके चलने हैं। 1 to 1 अगर आप लेके चलते हो, 1 to 1 अगर आप याद करके चलते हो, तो देखिए वो हम सबके लिए ईजी हो जाएगा। 2 कंसेप्ट और लिख देता हूँ, आपको कौन कौन से पढ़ने हैं ये आपके पास और बता देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको दिक्कत ना हो कि सर हमारे पास कौन से कंसेप्ट पढ़ने हैं। तो हमारे पास 2 कंसेप्ट आएंगे। एक तो ये रिजल्ट आएगा, देखो बच्चों, ये आपको टैली करना है बुक से अच्छे से। एक तो आपके पास मिलेगा लैंगमियर, क्या मिलेगा आपके पास, लैंगमियर कंसेप्ट, ये लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। एक तो ये वाला कंसेप्ट मिलेगा जो आपको टैली करना है बुक से। हालांकि हमें आना सिर्फ इसका रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट आपको जरूर टैली करने हैं, लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के। इसके अलावा अगर आप बात करते हो तो यहाँ इसका रिजल्ट है, इसकी बात करूँ सीधी सीधी डायरेक्ट, अगर मेरे यहाँ रिजल्ट लिखूँ तो रिजल्ट मेरे पास अल्टरनेटिव फॉर्म में क्या मिलेगा, m/x, ये आपके पास मिलेगा कितना, तो आप दे सकते हो सर आपके पास 1 + pb, 1 प्लस आपके पास क्या आएगा, bp ले सकते हैं अपॉन में ab, ये मिलेगा आपके पास, ठीक है। तो अगर मैं इसको p आएगा, सॉरी, तो ये टर्म्स जो है ना, एक तो ये टर्म्स आपको ना किताब से टैली करके चलनी है। अगर आपको फिर भी लगता हो कि सर मेरे को ये बात पल्ले नहीं पड़ी, मुझे देखिए है कॉम्पिटिटिव का, क्योंकि इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं करा रहा, क्योंकि हर बच्चा कॉम्पिटिटिव करता नहीं है, तो मैं आपके पास जस्ट जिक्र कर रहा हूँ, किस रिजल्ट के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन में भी नहीं जा रहा। ऐसे रिजल्ट हमारे को एक बार टैली करके चलने हैं। जो बच्चा अगर करने वाला हो, ये सिर्फ उनके लिए है कि अगर वो लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ रहा है, तो अगर आपके जैसे कहते हैं ना, हाँ हमारे पास इच्छा है सर अगर हम लोग इसके बारे में टैली करना चाहते हैं, तो इनके रिजल्ट्स को ही टैली करना है। और इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं है कि रिजल्ट्स को आप देख के चलोगे तो, और अगर आपको करना भी है तो आप लोग इनके बारे में थोड़ा ग्राफ को टैली कर सकते हो कि ग्राफ इसके पास क्या आएंगे, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर जो कंसेप्ट मिलने हैं वो आपके पास मिलेंगे जेल के, एक आप जेल पढ़ सकते हो, एक इलास्टिक जेल आपको पढ़ना है, इलास्टिक जेल। ये 3 चीजें हैं जो आपको टैली करनी है। ये कॉम्पिटिटिव में अभी तक पूछी नहीं गई, फिर भी मान लो अगर पूछ ले तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई आपके पास ये किस तरह से यूज होगा, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, लगभग ये यूनिट हमारे पास कंप्लीट पे है। आप देख चुके हो कि इस यूनिट में क्या है क्या नहीं है। ऑलमोस्ट हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री में सारा थ्योरेटिकल पोर्शन था, न्यूमेरिकल कहीं आए नहीं। एक न्यूमेरिकल आपके पास मिल सकता है, वो कहाँ, जो हम लोग एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ के आए थे वहाँ पर, उस रिजल्ट पे तो जरूर मिल सकता है अगर मिला तो। अदरवाइज सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन है। हमारा सिर्फ इमल्शन बचा हुआ था, वो हमने क्लियर किया। हमारा सिर्फ आपके पास क्या बचा हुआ था, कैटलिस्ट में एंजाइम्स बचा हुआ था, वो हमने क्लियर किया। तो एंजाइम्स में जितनी बातें मैंने आपको बताई वो सारी आपको टैली करके चलनी है। हालांकि मैंने आपको पीडीएफ भी दे देना है अभी थोड़ी देर में, ठीक है। और कैटलिस्ट में आपके पास जो हम लोग ये पढ़ के आए, इमल्शन में जितनी बातें मैंने आपको बताई वो सारी आपको टैली करके चलनी है। छोटी छोटी बातें हैं, ज़्यादा आपको घुमा फिरा के दी नहीं गई, आप इजीली उसको टैली कर सकते हो, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको डायरेक्ट क्या करना है, पहले एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एडिशनल, कंसेप्चुअल, फिर मैं आपको एमसीक्यू सेंड करूंगा। एमसीक्यू सेंड करने के बाद आप उसको पूरा टैली करेंगे अच्छे से, और फिर हम लोग नई यूनिट के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम होती हो, अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर ना हो, तो मेरे से आप पूछ सकते हो, मैं आपको इसके बारे में फिर आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये यूनिट आपके पास यहीं तक है। इस यूनिट में अगर थोड़ी मोटी टॉपिक बचते हैं, वो थोड़े से आपके पास लेवल आपके पास अप हो जाता है, उनके बारे में हम लोग फिर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हालांकि अगर हम लोग एनसीईआरटी के बेस पे बात करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ें यहीं तक आती है। तो आप इसको करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग
फिर मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।